जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 30 सितंबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। ये विचार जगदीश्वरम के हैं। उनके 30 सितंबर 2025 के उपदेशों से श्रोत में उन्हें सम्यक आप्त पुरुष कहा गया है। हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य को पूरी तरह अपने अनुभव में उतार लिया हो। बिल्कुल। और इन उपदेशों में बात की गई है सम्यक सद्धर्म की, यानी एक तरह का प्राकृतिक सार्वभौमिक नियम या धर्म, जैसे शायद हम सनातन धर्म भी कह सकते हैं। हाँ, तो आज हमारा मकसद है इन विचारों के सार को पकड़ना, खास तौर पर दो शब्दों के बीच का जो फर्क है उसे समझना है। कौन से हो शब्द? एक है दृष्टि, मतलब हमारा देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव, और दूसरा है दर्शन मात्र। दर्शन मात्र यानी बस देखना। हाँ, बिना किसी मिलावट के, जैसा है ठीक वैसा देखना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दुनिया को लेकर हमारी धारणाएं बनती कैसे हैं और क्या ये मुमकिन भी है कि हम चीजों को उनके असल रूप में देख पाएं बिना अपना रंग चढ़ाए। सही सवाल है। तो चलिए इसी सोच को खोलते हैं। जगदीश्वरम की बातों की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है। क्या? कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो असल में है। अच्छा। हम उसे देखते हैं अपने पिछले अनुभवों से, अपनी आदतों, मतलब पूर्व कर्म संस्कार, और अपनी उम्मीदों इच्छाओं के एक रंगीन चश्मे से। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम सच या हकीकत समझ रहे हैं, हाँ, वो ज्यादातर हमारी अपनी ही बनाई हुई एक छवि है, एक तरह की मानसिक परछाई। स्रोत में शायद आभासी भ्रांति शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ बिल्कुल, आभासी भ्रांति। ये सुनकर थोड़ा झटका सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है कि हम असलियत में जी ही नहीं रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक पंक्ति है जो सीधे इसी बात पर चोट करती है। क्या पंक्ति है? जैसा है ठीक वैसा तभी स्पष्ट होगा जब दर्शन मात्र के निमित्त सजग रहोगे। दर्शन मात्र के निमित्त सजग। हाँ, मतलब चीजें जैसी हैं वैसी साफ साफ तभी दिखेंगी जब हम सिर्फ देखने के लिए तैयार हों, बिना अपना कुछ जोड़ें। सही है। और एक और सीधी बात कही गई है, असल में तुम जैसा देख रहे हो तथ्यतः वैसा में ही है। बिल्कुल सीधी बात। ये पंक्तियां बहुत सरल लगती हैं, पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कितनी मिलावट के साथ जी रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक बुनियादी फर्क है जिसे स्रोत सामने रख रहा है, तथ्य और दृष्टि के बीच का अंतर। तथ्य और दृष्टि। हाँ, तथ्य यानी रियलिटी, उसे निरपेक्ष कहा गया है। एब्सोल्यूट। वो वैसा ही है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें, चाहे हम उसके बारे में कुछ भी सोचें, वो हमारे होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। लेकिन हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया, जिसे दृष्टिकोण भी कहा गया है, या हमारा मत, ओपिनियन, ये सब सापेक्ष हैं। रिलेटिव। मतलब ये हम पर निर्भर करते हैं। हाँ, पूरी तरह हम पर, हमारे मन पर, हमारी कंडीशनिंग्स पर निर्भर करते हैं। अच्छा, और बात यही नहीं रुकती। स्रोत आगे कहता है कि हमारे बड़े बड़े दार्शनिक सवाल जो हैं, जैसे ईश्वर है या नहीं, दुनिया द्वैत है या अद्वैत है, परम सत्य ब्रह्म है या शून्यता, हाँ, ये बड़े सवाल हैं। स्रोत कहता है कि ये सब भी असल में हमारे ही आरोपित दृष्टिकोण, हमारे ही थोपे हुए नजरिए की भ्रांतियां। मतलब ये सवाल ही गलत हैं। सवाल गलत नहीं, पर जिस नजरिए से हम जवाब ढूंढ रहे हैं वो नजरिया ही भ्रांति पैदा कर रहा है। ये हमारे मन के बनाए हुए खांचे हैं जिनमें हम सच्चाई को फिट करने की कोशिश करते हैं। ओह, स्रोत का इशारा साफ है। अगर भ्रम और दुख के चक्र से बाहर निकलना है तो इस व्यक्तिगत नजरिए से, इस मैं ऐसे देखता हूं वाली पकड़ से पीछे हटना होगा। तो करना क्या होगा? सिर्फ तथ्यगत दर्शन मात्र के लिए सजग रहना होगा।
तथ्यगत दर्शन मात्र, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो तथ्य सामने है उसे बस वैसा का वैसा देखना, बिना अपनी पसंद नापसंद, अपनी राय, अपनी कहानी जोड़े, बस देखना। ये सुनने में बहुत बहुत सीधा और शक्तिशाली लगता है। बस तथ्य को देखो, अपनी कहानी मत जोड़ो। हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि ये दर्शन मात्र, ये बिना मिलावट के देखने की अवस्था, इसे पाया कैसे जाए? क्या इसका कोई रास्ता सुझाया गया है? क्योंकि हमारा मन तो आदतन हर चीज पे लेबल लगाता है, हर चीज में कहानी बुनता है। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए स्रोत एक बहुत ही सहज और हर पल उपलब्ध चीज का उदाहरण देता है। अच्छा, क्या? हमारी हाँ या बुरा, गहरा या हल्का, फायदेमंद या नुकसानदेह कहे, बस जैसी है वैसी, उसके स्वाभाविक रूप में। तो क्या होता है? स्रोत कहता है, श्वास की असलियत खुलते ही उसके दबावयुक्त बंधन से मुक्ति हो जाती है। दबावयुक्त बंधन से मुक्ति मतलब श्वास को लेकर जो हमारा एक मानसिक दबाव या तनाव रहता है। हाँ बिल्कुल, वो उसके असल स्वभाव को जानती खत्म हो जाता है। हम उसे बदलने या कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं ना, वो छूट जाती है। ये दिलचस्प है। मतलब श्वास पर ध्यान देना सिर्फ एकाग्रता के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि उसकी असलियत को समझने के लिए है। और उस असलियत के पता चलते ही उससे जुड़ा मानसिक बोझ हट जाता है। हाँ, और यहाँ से बात और भी गहरी होती है। अच्छा, कैसे? स्रोत कहता है कि जब श्वास का आभास यानी उसका महसूस होना पूरी तरह साफ साफ बिना किसी मिलावट के स्पष्ट हो जाता है, तब एक और चीज स्पष्ट होती है, वो जिसमें श्वास का आभास हो रहा है। वो जिसमें आभास हो रहा है मतलब? उसे स्रोत में चित्त कहा गया है। चित्त, आप मोटे तौर पर उसे मन या चेतना का वो पर्दा समझ सकते हैं जिस पर सारे अनुभव प्रकट होते हैं। अच्छा, एक स्क्रीन की तरह। हाँ, एक तरह से स्रोत कहता है, चित्त का आभास ही श्वास के आभास का आधार है। चित्त का आभास श्वास के आभास का आधार है। ओके। यानी श्वास तो हमें महसूस हो रही है, लेकिन ये महसूस होने की जो प्रक्रिया है, ये जो जानना है, वो चित्त में हो रहा है। चित्त वो बुनियादी जागरूकता है, फाउंडेशनल अवेयरनेस। समझ रही हूँ। तो श्वास के अनुभव से चित्त का अनुभव होने लगता है। हाँ, और फिर अगला कदम क्या है? जब ये बुनियादी आभास, ये फाउंडेशनल अवेयरनेस यानी चित्त का आभास पूरी तरह साफ और स्पष्ट हो जाता है, तो मतलब हम सिर्फ श्वास को ही नहीं, बल्कि उस जागरूकता को भी जानने लगते हैं जिसमें श्वास जानी जा रही है। तब चित्त की अपनी जो एक आभासी भ्रांति है, चित्त की भी भ्रांति है। हाँ, यानी चित्त का एक चीज या मैं होने का जो भ्रम है, वो भी टूट जाता है। ओह, स्रोत के अनुसार इसी अवस्था को सहज मोक्ष अवस्था कहा गया है। मोक्ष अवस्था? हाँ, तो आप देखें कितनी कमाल की बात है। श्वास जैसी साधारण चीज की सजगता से शुरुआत करके मन के भ्रम के टूटने तक का यानी मोक्ष तक का एक सीधा सहज रास्ता बताया गया है। वाह, ये तो सचमुच अंदरूनी सफर की एक बहुत ही अनूठी रूपरेखा है। श्वास से चित्त तक और चित्त से मुक्ति तक। बिल्कुल। लेकिन हमारी दुनिया में ज्ञान का एक और बड़ा स्रोत है, विज्ञान, साइंस। बाहरी दुनिया को समझने के लिए हम विज्ञान पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, करते हैं। क्या स्रोत इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, कहता है, और ये भी काफी दिलचस्प है। क्या कहा है? स्रोत में भौतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ईमानदारी की तारीफ की गई है। तारीफ? क्यों? क्योंकि विज्ञान प्रयोग, परीक्षण, जांच और प्रमाण पर आधारित होने का दावा करता है। वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सबूतों पर चलता है। ये उसकी ताकत है, उसकी निष्ठा है। सही बात है। लेकिन इसके साथ ही स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करता है। वो क्या? कि विज्ञान का ये पूरा ढांचा भी अपने आप में एक पहले से तय किए हुए फ्रेमवर्क पर, एक खास तरह के दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब विज्ञान भी एक दृष्टिकोण है? हाँ, यानी विज्ञान भी निरपेक्ष नहीं है, वो भी एक खास चश्मे से ही दुनिया को देख रहा है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हम तो अक्सर विज्ञान को सबसे ऑब्जेक्टिव मानते हैं, वस्तुनिष्ठ हाँ मानते हैं। स्रोत कह रहा है कि वो भी एक दृष्टिकोण है। हाँ। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बात स्रोत में उठाई गई है। क्या? भौतिकी का कोई भी नियम पूर्णतः निरपेक्ष सत्य नहीं है। यानी फिजिक्स के जो नियम हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज मानते हैं, वो भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। हाँ, यही कहा गया है, वो भी सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो गलत है? गलत नहीं, पर उनका दायरा सीमित है। इसका मतलब ये है कि ये नियम कुछ खास परिस्थितियों में एक खास दायरे या आयाम में ही काम करते हैं।
वो हर जगह हर स्थिति में बिना शर्त लागू नहीं होते। अच्छा, हम्म कोई उदाहरण है इसका? हाँ, इसे समझाने के लिए स्रोत महाविस्फोट यानी बिग बैंग का एक बहुत ही रोचक तर्क देता है। बिग बैंग का कैसे? देखिए, भौतिकी हमें बताती है कि बहुत ज्यादा घनत्व पैदा करने के लिए बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए। सब कुछ एक दूसरे को खींचेगा। हाँ, ये तो पढ़ा है। लेकिन स्रोत सवाल उठाता है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल निरपेक्ष होता, यानी हमेशा हर हाल में एक जैसा ही खींचने वाला होता, तो फिर बिग बैंग कैसे होता? सब कुछ तो खींचकर एक ही बिंदु पर सिमट जाना चाहिए था हमेशा के लिए। विस्फोट की तो गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर क्या तर्क दिया है? तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। सापेक्ष है मतलब उसकी भी सीमाएं हैं, वो भी शायद किसी और चीज के संतुलन में काम करता है। इसीलिए घनत्व की एक चरम सीमा पर पहुंचने के बाद एक प्रतिक्रियात्मक दबाव, एक रिएक्टिव प्रेशर पैदा हो सका। अच्छा, एक काउंटर फोर्स। हाँ, एक काउंटर फोर्स बनी जो गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा शक्तिशाली हो गई और बूम, महाविस्फोट हो गया। वाह, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जिसे हम नियम कहते हैं, वो असल में चीजों के बीच एक तरह का सापेक्ष संतुलन है, रिलेटिव बैलेंसिंग, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये तो बहुत अलग नजरिया है नियमों को देखने का। हाँ, और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए स्रोत और भी क्रांतिकारी बातें कहता है। जैसे ये कि पदार्थ, मैटर, असल में ऊर्जा एनर्जी से नहीं बना तो किससे बना? बल्कि वो प्रति पदार्थ एंटी मैटर के सापेक्ष है, यानी एक का वजूद दूसरे के विरोध या संतुलन में है। मैटर एंटी मैटर के सापेक्ष है। ओके। इसी तरह दबाव, प्रेशर भी प्रति दबाव काउंटर प्रेशर के सापेक्ष है। और जैसे हम ऊर्जा कहते हैं, वो शायद कोई मौलिक चीज है ही नहीं, तो फिर क्या है? बल्कि दबाव के विस्फोटक रूप में प्रकट होने से पैदा हुई एक भ्रांति मात्र है। भ्रांति? ऊर्जा एक भ्रांति है? हाँ, स्रोत के अनुसार। अब ये विचार तो भाई स्थापित भौतिकी की मान्यताओं को सीधी चुनौती देते हैं। बिल्कुल, ये तो विज्ञान की बुनियाद पर ही सवाल उठाने जैसा है। हाँ, और ये सारी बातें, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव की हों या वैज्ञानिक नियमों की, ये हमें वापस उसी मूल मुद्दे पर ले आती हैं। किस पर? जहां से हमने बात शुरू की थी। हाँ, दृष्टि बनाम दर्शन मात्र। हाँ, सही। स्रोत एक जगह कहता है, दृष्टा है तभी दृष्टि है, और दृष्टि है तभी दृष्टिकोण भी है। दृष्टा, दृष्टि, दृष्टिकोण। मतलब जब तक देखने वाला दृष्टा है, तब तक देखने की क्रिया दृष्टि है, और जब तक देखने की क्रिया है, तब तक देखने का एक खास तरीका या नजरिया या दृष्टिकोण भी रहेगा। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। और ज्यादातर समय जो हमें दिख रहा है, वो हमारा ही बनाया हुआ, हमारा ही थोपा हुआ दृष्टिकोण है, हकीकत नहीं। हमारी मिलावट। हाँ, तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? वो है दर्शन मात्र। दर्शन मात्र, इसके बारे में कहा गया है, दर्शन मात्र में ना ही कोई आरोपित दृष्टि है तथा न ही कोई दृष्टि अपेक्षित भ्रांति है। इसको थोड़ा समझाएंगे? आरोपित दृष्टि, दृष्टि अपेक्षित भ्रांति। हाँ, कोशिश करती हूँ। दर्शन मात्र में न तो कोई पहले से थोपा हुआ नजरिया, आरोपित दृष्टि होता है, ओके। और न ही उस नजरिए के कारण पैदा होने वाला कोई भ्रम या गलतफहमी, दृष्टि अपेक्षित भ्रांति होती है। अच्छा, ये बस एक सीधी, साफ, बिना मिलावट वाली स्पष्टता है। स्रोत में इसके लिए एक सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, निभ्रांत स्पष्टता। निभ्रांत स्पष्टता। हाँ, क्लैरिटी विदाउट डिल्यूजन। हाँ, ऐसी क्लैरिटी जिसमें भ्रम की कोई गुंजाइश ही ना हो। और यहाँ दृष्टि शब्द का अर्थ भी बहुत व्यापक है ना? ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि हमारी दृष्टि में क्या क्या शामिल है। हमारी महत्व बुद्धि, मतलब हम किस चीज को इम्पोर्टेंट मानते हैं, किसे नहीं। हाँ, हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, हमारी शर्तें, कंडीशंस, हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, हमारा रुझान या झुकाव, इंक्लिनेशन, हमारा मत या राय, ओपिनियन, ये सब मिलकर हमारी दृष्टि बनाते हैं। इतनी सारी चीजें। हाँ, तो जब हम इन सब मिलावटों से मुक्त होते हैं, यानी दृष्टि से अनिमित होते हैं और सिर्फ दर्शन मात्र के निमित्त होते हैं। दर्शन मात्र के निमित्त मतलब बस देखने के लिए समर्पित। हाँ, समर्पित। तभी हमारी नैष्ठिकता पूरी होती है। निष्ठिकता, ये शब्द क्या है? नैष्ठिकता यानी पूरी, सच्ची, बिना किसी मिलावट वाली ईमानदारी। इंटेग्रिटी। पूरी ईमानदारी। हाँ,
स्रोत का कहना है कि जब तक हमारा अपना दृष्टिकोण बीच में है, हम पूरी तरह ईमानदार हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम हकीकत में कुछ न कुछ मिलावट तो कर ही रहे ना अपनी तरफ से। हाँ, ये नैष्ठिकता वाली बात बहुत गहरी है। मतलब सच्चा होना सिर्फ झूठ न बोलना नहीं है, नहीं, बल्कि हकीकत को बिना अपने रंग चढ़ाए देखना भी सच्ची ईमानदारी है। बिल्कुल। इसका व्यावहारिक रूप क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, ये जरूरी सवाल है। स्रोत इसका भी संकेत देता है। दर्शन मात्र का व्यावहारिक अर्थ बताया गया है, जैसा है वैसा दिखना भर। दिखना भर। जस्ट सीइंग। हाँ, बस बिना किसी गैप के, बिना किसी देरी के, सीधा। इसमें वो गैप नहीं होता जो हमारे अपनी तरफ से देखने के दृष्टिकोण के कारण आ जाता है। वो सोचने का, जज करने का, तुलना करने का गैप। अच्छा। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि साधना के नजरिए से, यानी अभ्यास करते समय, दर्शन मात्र कहना शायद थोड़ा मुश्किल लगे। इसलिए दिखना भर कहना ज्यादा व्यावहारिक है। दिखना भर, ये ज्यादा आसान लगता है याद रखने में। हाँ, दिखना भर ये हमें एक आलंबन देता है, एक इशारा देता है कि हमें क्या करना है। बस जो दिख रहा है उसके प्रति सजग होकर उपस्थित रहना है। उसमें खो नहीं जाना है, ना ही उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है। सिर्फ देखना, दिखना भर। हाँ, और अंत में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी कैसी? जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शब्द जैसे ज्ञान मात्र, सिर्फ जानना; दर्शन मात्र, सिर्फ देखना; उपस्थिति मात्र, सिर्फ उपस्थित होना। हाँ, ये सब साधना के लिए बहुत उपयोगी संकेतक हैं, गाइड पोस्ट की तरह हैं। ठीक है। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी है? हमारी बुद्धि सापेक्ष है, रिलेटिव। वो चीजों को हमेशा किसी न किसी संबंध में, किसी न किसी तुलना में ही समझती है। तो खतरा यह है कि हम इन ऊंचे शब्दों का भी अपनी बुद्धि से एक परंपरागत अर्थ पकड़ लें, या इनका भी एक दृष्टिकोण बना लें। मतलब दर्शन मात्र का भी दृष्टिकोण। हाँ, हम सोच सकते हैं, अच्छा, दर्शन मात्र का मतलब है ऐसे देखना, और जैसे ही हमने ये सोचा, वो फिर से एक दृष्टिकोण बन गया, दर्शन मात्र नहीं रहा। अरे हाँ, ये तो बड़ा सूक्ष्म जाल है। बिल्कुल। इसलिए स्रोत जोर देता है कि इन शब्दों का सही सांकेतिक अर्थ, सम्यक संकेतार्थ समझना बहुत जरूरी है। सम्यक संकेतार्थ मतलब सही इशारा। हाँ, वो सही इशारा जिसे ये शब्द कर रहे हैं, न कि शब्द का शाब्दिक अर्थ। और सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। तो और क्या? उस दिशा में लगातार सावधान रहना, सजग रहना, जिसे स्रोत संभलते हुए सावधान होना कहता है, वो जरूरी है। संभलते हुए सावधान होना। हाँ, ये ऐसा है मानो आप किसी पतली रस्सी पर चल रहे हों। आपको लगातार संतुलन बनाना है। जरा सी चूक हुई और आप फिर से किसी न किसी दृष्टिकोण के गड्ढे में गिर सकते हैं। सही बात है। किसी भी शब्द या विचार में अटक जाना, उसका एक पक्का मतलब बना लेना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए यह सावधानी जरूरी है। तो आज हमने जगदीश्वरम के इन विचारों से कई अहम बातें समझी। हाँ, काफी कुछ। सबसे पहले तो ये कि हमारी अपनी दृष्टि या नजरिया और असल तथ्य या हकीकत, इन दोनों में गहरा फर्क है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि इस फर्क को मिटाने और हकीकत तक पहुंचने का एक रास्ता है, जागरूकता, जिसे श्वास और चित्त की सजगता के जरिए पाया जा सकता है। हाँ, वो श्वास से चित्त तक का रास्ता। हाँ, हमने ये भी जाना कि भारी दुनिया को समझने वाले विज्ञान के नियम भी शायद पूरी तरह निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष हैं। हाँ, वो बिग बैंग वाला तर्क। और इन सब का सार हमें मिला दर्शन मात्र की अवधारणा में, यानी बिना किसी नजरिए के, बिना किसी मिलावट के, बस देखने की अवस्था या अभ्यास। बिल्कुल। और जैसा कि अंत में हमने बात की, सबसे जरूरी सबक शायद यही है कि शब्दों और अवधारणाओं को सही इशारे की तरह इस्तेमाल करें, उन्हें मंजिल ना बना लें। हाँ, नहीं तो वो खुद एक दृष्टिकोण बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है हर चीज को पकड़कर एक नया दृष्टिकोण बना लेने की। इसलिए संभलते हुए सावधान होना, ये निरंतर जागरूकता और सावधानी शायद इस मार्ग का सबसे अहम हिस्सा है। ये कोई एक बार पा लेने वाली चीज नहीं। नहीं, एक सतत प्रक्रिया लगती है, कॉन्स्टेंट विजिलेंस। और इसी निरंतर जागरूकता के विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस पर वो चाहें तो सोच सकते हैं। अगर हम सचमुच ये पहचानने लगें कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जब हम कोई खबर पढ़ते हैं, किसी से बहस करते हैं, या बस अपने ही मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को देखते हैं, हमारा अपना दृष्टिकोण, हमारी अपनी मिलावट कहाँ-कहाँ और कितनी हावी है। तो क्या इससे जानकारी को समझने,
दूसरों से असहमत होने या यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं और विचारों के साथ पेश आने के हमारे तरीके में कोई बदलाव आ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक। सोचिएगा जरूर। भवतु सर्वमंगलम।